अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। क्या अमरीकी सदर गजा से सब फलस्तीनियों को बेदखल करना चाहते हैं? ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। प्रोग्राम में भारत से मुकाबला भी करेंगे। ये मुकाबला किसी शोबे में होगा। प्रोग्राम में तफसील से बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात और इसके गिर्द घूमने वाले अबहाम पर भी बात होगी, लेकिन पहले बात करेंगे मोहसिन नकवी की, जिनके दौरे अमरीका से एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। इनकी मुलाकातों के बारे में चंद दावे किए गए जिन्हें मोहसिन नकवी झुटला रहे हैं और दफ्तर खारजा लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमरीका की सदारत का हल्फ उठाया, इस मौका पर मोहसिन नकवी भी वाशिंगटन में मौजूद थे। इस पर यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि सिफारती नौयत की इस तकरीब में पाकिस्तान के वजीर दाखिला क्या कर रहे थे, क्यों गए थे, और क्या इनके इस तरह का कोई ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से भी था? क्या इस बात का कोई इम्कान है कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत की जाए, और क्या मोहसिन नकवी इस मुमकिना मदाखलत का रास्ता रोकने गए थे? एक तरफ ये सवालात पैदा हुए, फिर मोहसिन नकवी ने अमरीका में जो मुलाकातें की, इनसे भी कई तनाज़ात वाबस्ता हो गए। अमरीका में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी सेनेटर से मुलाकातें की, अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की, तकारीब में शिरकत की और ताजरों से भी मिले। लेकिन मोहसिन नकवी से मिलने वाले दो अरकान कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट्स कर दिए जो बानी तहरीक-ए-इंसाफ के हक में थे। कांग्रेसमैन जो विल्सन ने मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, बानी तहरीक-ए-इंसाफ को रिहा किया जाए। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने भी यही लिखा, लफ्ज चबाने की जरूरत नहीं, बानी तहरीक-ए-इंसाफ को रिहा करो। इससे पहले ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल भी बानी तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई का मुतालबा कर चुके। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने एक तकरीब में शिरकत की, इससे भी एक तनाज़ा वाबस्ता हो गया। इस तकरीब में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना नामी तंजीम की तरफ से एक बैनर लगाया गया था। यह तंजीम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मुखालिफ है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है। जब इस बैनर के सामने मोहसिन नकवी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तासुर दिया जाने लगा कि मोहसिन नकवी तो चीन मुखालिफ एक तकरीब में चले गए थे। इस तकरीब में मोहसिन नकवी की शिरकत को पाकिस्तान की संगीन सिफारती गलती करार दिया जाने लगा। फॉरेन पॉलिसी नामी जरीदे से वाबस्ता सहाफी माइकल कुगलमैन ने लिखा, इससे तो पाकिस्तान के लिए सिफारती बहरान पैदा हो जाएगा। दफ्तर खारजा ने भी कहा कि पाकिस्तान की सिफारती नुमाइंदगी तो पाकिस्तान के सफीर कर रहे थे। इनके दौरे अमरीका में तो दफ्तर खारजा का कोई किरदार ही नहीं था। मोहसिन नकवी ने वजाहत की है कि उन्होंने चीन मुखालिफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। अभी एक घंटों के आप चाइनीज किसी वफ्द से मिले थे, क्या मसला था, वो हकीकत क्या है? कोई बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, मैं किसी किस्म के एंटी चाइना स्टेट के फंक्शन में ना गया, ना मैंने अटेंड किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इनके दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा, इससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एक वजीर दाखिला के अमरीकी दौरे और अमरीकी सियासतदानों से मुलाकात को सियासी दौरा कहा जाएगा या सिफारती? और क्या मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर असर अंदाज हो सकेगा? हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मौजूद हैं अमरीका से जनाब साजिद तारड़ साहब। आप डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मशीर भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब तारड़ साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमरीका में किस तरह से लिया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके कुछ नुमाइंदों का जो एक ख़ास फीडबैक आया है इस मुलाकात को लेकर के, उस पर बात करेंगे। सर, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़्ज़ियानिगार जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सीनियर एंकर पर्सन तज़्ज़ियानिगार जनाब मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ आपसे करता हूँ। फारूक साहब, अब ये जो दौरा हुआ है मोहसिन नकवी साहब का, और फिर इसमें जो विल्सन से मुलाकात हुई है अमेरिकी कांग्रेसमैन से, फिर जो उन्होंने ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर दिया और फ्री इमरान खान कर दिया, तो इस पे क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पर इमरान खान को लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है मुस्तकबिल में? समझता हूँ ज़्यादा पर्सनल नौयत की या उनकी अपनी पर्सनल को काविश हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने जा रहा है जो मोहसिन नकवी साहब करने गए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो इस वक्त जो माहौल है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहाँ पर रखा हुआ है वो तो बड़ा प्रो इमरान खान साहब है,
और मोहसिन नकवी साहब को तो उसका कोई इतना खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा, ना ही पाकिस्तान को होगा। बहरहाल एक अटैम्प्ट है, लेकिन पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस इसमें ना उन्होंने असेसमेंट ली है मोहसिन नकवी साहब ने जाने से पहले उनसे, और ना ही मोहसिन नकवी साहब की कोई ब्रीफिंग हुई या उन्होंने किसी को ब्रीफ किया। अब ये तो मोहसिन नकवी साहब भी जान सकते हैं कि वो किस तर्ज पर वहाँ पर मौजूद हैं और क्या क्या मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो इम्प्रेशन है वो तो जारी बात है, लेकिन ट्वीट से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल जिस तरह पूरी दुनिया एक दूसरे मुल्क से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इम्पैक्ट क्रिएट भी हो जाता है। जी। जो विल्सन जैसे लोगों का या और कुछ जो लोग हैं उनका इस तरह का ट्वीट्स आना कि फ्री इमरान खान या रिलीज़ इमरान खान, तो नेचुरली उसका फिर एक स्प्रेड इफेक्ट होता है और एक बज़ तो क्रिएट हो जाती है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि वो दहशतगर्दी के मामलात पर बात करने गएंगे, तो देखते हैं अब हालात किस तरह होते हैं। मुझे शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा पाकिस्तान के लिए तो नजर नहीं है। ठीक है अमीर अब्बास साहब, क्या मोहसिन नकवी के इस दौरे को उस मुमकिना प्रेशर की जो कि आ सकता है ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, उसकी पेशबंदी कहा जा सकता है या पेशबंदी करने की कोशिश कहा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो बहरहाल एक अथॉरिटी हैं अमरीकी सियासत के ऊपर। इसका तासुर तो देखें यही आ रहा है, इसका जो इंटरफेस बन रहा है मोहसिन नकवी के दौरे का, वो यही बन रहा है कि वो उस शायद अगर कोई ऐसा सैलाब आता है जो यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि ट्रंप के आने के बाद रिचर्ड गर्नैल की जो मुसलसल मुतवातिर स्टेटमेंट्स आई, फिर अभी जो विल्सन का आपने जिक्र कर दिया और बेशुमार लोग हैं, फिर अमरीकी कांग्रेस के अंदर 2 दफ़ा जो हेयरिंग्स हुई, उन हेयरिंग्स में बहुत सारे जो एस्पर्शन सामने आई पाकिस्तान के हालात के बारे में। सो एक तासुर ही आया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद जब ट्रंप इंतज़ामिया आएगी तो वो उस पॉलिसी को रिवर्स कर देगी जो विंडिक्टिव पॉलिसी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत बनाई गई थी इमरान खान से मुतल्लिक। अगर वो विंडिक्टिव नहीं थी तो कम अज़ कम वो कनाइमेंस वाली ज़रूर नज़र आ रही थी कि इस मुल्क में जो कुछ होता रहा, इलेक्शन लुटता है तो लुट जाए। ये वही अमेरिका था जिसने बाइडन साहब के ज़माने में अभी वेनेजुएला में इलेक्शन होता है पिछले साल, अली हैदर साहब वहाँ निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एंटनी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा थे बाइडन के, उन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर एक मुहिम चलाई मादुरो के खिलाफ। उसके सरकारी जो प्रेसिडेंशियल जेट है, उस जेट को उन्होंने ज़बरदस्ती लैंड करवा लिया और फिर उसके ऊपर हेड मनी रख दी कि जो निकोलस मादुरो यानी एक मुल्क के प्रेसिडेंट के बारे में कहा कि चूंकि ये धांधली से आया है तो जो इसको गिरफ्तार करके देगा उसको हम इतने $मिलियन देंगे। एक तरफ उनका ये रवैया था, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन लुटता लुट जाए, उन्होंने कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऐसी हो रही हैं कि कम अज कम एक बहुत बड़ी जनरेशन इस मुल्क के अंदर ऐसी है अली हैदर साहब कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी वो देखा नहीं होता हुआ इस मुल्क के अंदर। इसके अलावा जो पैकिंग ऑफ कोर्ट्स हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी हो रही है, जो डेमोक्रेसी की चूल्हे हिला के रख दी है। सो एक इंप्रेशन ये था कि या तो वहां से करवाया जा रहा था या फिर उनकी सरपरस्ती थी या उनकी रजामंदी थी कि आपने जो ठोकना है ठोक के रखे, तुन के रखे इमरान खान को, हम आंखें इधर फेर के रखेंगे, हम देखेंगे नहीं। उसकी वजह से लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि अब वो चूंकि चला गया है और एक नई इंतजामिया है तो वो इसको रिवर्स कर देगी या अनडू कर देगी या कम से कम सरपरस्ती नहीं करेगी जो कुछ ऐसा होता है। तो मोहसिन नकवी के दौरे को उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। अब वो चाहे इसकी वजाहत दें कि वो नहीं है, लेकिन उसका तासुर यही है तारड़ साहब से पूछ लेते हैं प्रेशर को कि मोहसिन नकवी के दौरे को अमेरिकी ट्रंप इंतजामिया ने किस तरह देखा है, क्योंकि भले वो सियासी दौरा ही क्यों ना हो, आखिर पाकिस्तान के वजीर दाखिला है। तो तारड़ साहब, ये दौरा अमेरिकी ट्रंप इंतजामिया की नज़र में किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि और ख़ास तौर पे एक आपके पास मज़ीद वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज से खबर होगी कि ये जो इन्होंने एक ऐसी तंजीम की तकरीब में शिरकत की है जो कि चीन मुखालिफ है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखालिफ है, इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नकवी साहब के दौरे को किसी लेंस से भी नहीं देखा। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि उनका जाती नौयत का दौरा था, वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइटी नहीं थे। गवर्नमेंट की तरफ से चंद मुल्कों को इनवाइट किया गया था, उसमें पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं था। यहाँ पे ये जरूर आज आपके मैं प्रोग्राम के वसातत से कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर उस कैंप के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई अभी तक, चाहे उसमें रिचर्ड गर्नैल साहब हों
आप रिचर्ड गर्नैल को केपीके का आप चीफ मिनिस्टर बना लें, लेकिन यहाँ अभी तक वो टेबल तक कुछ नहीं ले जा सके, अभी तक कामयाब नहीं हुए। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पे अर्जेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका का इलेक्शन लड़ा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये चीजें आपने इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों रख ली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास उनके पास इमरजेंसी हो। आपको इमरजेंसी है, उनके लिए और भी कई इमरजेंसियां मौजूद हैं। तो सर उनकी तरफ से उनका एक मुमकिना मुशीर वो ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, कांग्रेसमैन है वो कर रहे हैं ट्वीट इमरान खान के हवाले से, हमसे ज्यादा तो उनको फिक्र पड़ी हुई है कि इमरान खान को रिहा करो। तो सर फिर सवाल तो उठेगा यहाँ पे। देखिए अली भाई, देखिए 368 कांग्रेसमैन है यहाँ पे मौजूद, और इस वक्त डॉलरों और पाउंडों की बोरियों के मुंह खोले हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे पीआर फर्में, लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और जहाँ पे चंद जो डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बताया गया कि सियासत नहीं है, जिहाद है। वो जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तहरीके इंसाफ वाले पैसे खिला रहे हैं सर के सेनेटर्स को या कांग्रेसमैन को? देखिए अमेरिका में सियासत जो है पैसे से या वोटों से होती है। वोट हमारे हैं नहीं है, पैसों की वजह से ये करवा लेते हैं। अच्छा। दूसरा मैं गर्ज करना चाहूंगा, बल्कि आप इनकी बता रहे हैं ना कि 2 कांग्रेसमैनों ने कहा फ्री इमरान, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मैं अर्ज करना ये चाहूंगा कि एक तो इसमें मैं कहूंगा कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन की गलती है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि हम अपने मिनिस्टर को किस किस्म के कांग्रेसमैन के पास लेके जा रहे हैं। दूसरा, अगले दिन इन्होंने एक ब्रीफिंग की है कैपिटल हिल के ऊपर, 4 या 5 कांग्रेसमैन आए, सारे लेफ्ट के, सारे डेमोक्रेट पार्टी के, रशीदा तालिब जैसे। मेरा गुजारिश ये है कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट हो फेडरल इस्लामाबाद में, आप क्वेटा के अंदर बाग पार्टी के 4 एमएनए लेके उनसे स्टेटमेंट, उनको ब्रीफिंग दे उनको, तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी तक मैं बता रहा हूं कि वॉशिंगटन डीसी इज नॉट, बल्कि मैं यहाँ एक और बताना चाहूंगा, 2 चीजें पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो चुकी हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया कि वो तालिबान के पीछे जाना चाहते हैं, अपना असला वापस लेना चाहते हैं। कल मार्को रूबियो साहब ने फ्राइडे को उन्होंने तालिबान के ऊपर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके हवाले से बात की कि वहां पे हमारे अभी तक लोग जो है हॉस्टेजेस हैं। हैबतुल्लाह खुनजादा के खिलाफ स्टेटमेंट आई है। और दूसरा, सऊदी अरेबिया इस कैंप के बिल्कुल सामने है, 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की डिमांड की जा रही है। और आपके रिलेशनशिप मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया से आइडियल है। और जो दूसरा ग्रुप है आपका पीटीआई का, उनके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ कोई खास नहीं है, उनके इख्तलाफात हैं, चाहे घड़ियां हैं, चाहे जो कुछ भी है। सही। तो अच्छा, इस पे मुनीफ फारूक साहब आप क्या कहेंगे सर? ये जो विल्सन ने ट्वीट कर दी थी और फ्री इमरान खान लिख दिया था, ताड़ साहब तो कह रहे हैं कि ये कोई प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर बन भी नहीं सकता 2-4 लोगों के ट्वीट कर देने से। आप इस पे क्या कहेंगे सर? क्या दबाव डाला जा सकता है इस तरह के काम करके अमेरिका की तरफ, अमेरिका के तो नहीं, चंद लोगों की तरफ से पाकिस्तान पर? देखिए, दबाव तो शायद हम रूल आउट नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में मजीद भी बढ़ सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कहीं बात कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। बट यहाँ जो फिलहाल इंप्रेशन है वो तो ये नहीं कि अगर दबाव आता है तो पाकिस्तान रेजिस्ट करेगा। पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा कि फ़ौरन इमरान खान साहब के दरवाजे खोल देगा। अब दोनों साइड पर क्लेम बहुत बड़ा है। एक ये कि जी अमेरिका से दबाव आ रहा है और इमरान खान साहब के लिए रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ लोगों की खबर ये है कि जी नहीं, हम रेजिस्ट करेंगे। तो सिर्फ फ्यूचर बता सकता है कि उसमें क्या होगा। लेकिन यहाँ जो तैयारी की गई है वो तो ये कि जी आ जाए दबाव तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी एक सॉवरेन पोजीशन रखेगा और रेजिस्ट करेगा कोई ऐसा प्रेशर अगर हुआ भी तो। चलें, ठीक है अमीर अब्बास साहब, अब यहाँ पे 2 राय आ गई हैं, लेकिन जो बात तारड़ साहब ने की है ये काफ़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि मैं अगर बाकी टीवी शोज़ पे देखें तो किसी और ने इसको इस तरह से नहीं देखा कि 300-350 लोगों में से 2-4 का ट्वीट कर देना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी कोई इतने रेलेवेंट नहीं है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं लॉबिंग चलती है, लॉबिंग में पैसा भी चलता है, तो ठीक है इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि दबाव बढ़ सकता है, आपकी क्या राय है सर? देखिए, जहाँ तक लॉबिंग का ताल्लुक है ना, तो बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं तारड़ साहब के वहाँ पैसा खर्च कर रही होगी तहरीक इंसाफ और इनके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ताकि लॉबिंग की जा सके। और ये वहाँ पे इसको लीगलाइज समझा जाता है। कोई ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ कोई
कि आप किसी को, जैसे हमारे यहाँ तासुर है कि आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, तो वहाँ ये लॉबिंग जो है ये लीगलाइज है। लेकिन इसकी हैसियत है या नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी हैसियत नहीं है। और क्या ये माजी में होती रही है या नहीं होती रही, तो उसका भी जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बुश इंतजामिया में, यानी जो बुश जूनियर थे, जब वो पाकिस्तान से बाहर एग्जाइल में थी मुशर्रफ के ज़माने में, तो उन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर की थी जिसको उन्होंने 6 माह के लिए, फॉर 6 मंथ शी हायर्ड, $2.5 लाख पे, महाना $28,500 पे। उसका मकसद ये था कि बुश इंतजामिया को इन्फ्लुएंस किया जा सके और उन पर दबाव डाला जाए कि मुशर्रफ के ऊपर दबाव डालो कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए, क्योंकि आपको याद है कि मुशर्रफ इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, वर्दी नहीं उतार रहे थे। फिर मोहतरमा ने कोशिश की कि वो जो वाशिंगटन की जो मीडिया एलीट है, जैसे जो थिंक टैंक्स है, जैसे ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तज्जिया लिखा मोहतरमा के बारे में, और उन्होंने कहा कि शी हैड अ मोर एक्सटेंसिव फ्रेंड्स इन कैपिटल्स, मीडिया एंड पॉलिटिकल एलीट देन एनी अदर फॉरेन लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जितना इस वक्त बेनज़ीर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो चुका हुआ है, जितनी वो थिक एंड थिन हो चुकी है, शायद ही कोई और आलमी लीडर हो। उससे पहले अगर हम देखें, जब उन्होंने 1988 का इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त रेगन इंतजामिया थे अमेरिका में, तो रेगन इंतजामिया ने दबाव डाला, उन्होंने अपना नुमाइंदा यहां भेजा, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने, और सदर गुलाम इसाक खान ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर रहे थे बीबी को। उस जमाने की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर रही थी, बीबी इलेक्शन जीत चुकी थी। वहां से अमरीकी सदर का नुमाइंदा आया, फिर जाके 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म बनी। सो ऐसा नहीं है कि माजी में लॉबिंग नहीं होती रही, और वो होती भी रही और बड़ी इन्फ्लुएंशियल रही है। अब इस दफा वो इस हद तक जरूर इन्फ्लुएंशियल है कि उन्होंने न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर दी है। एक होता है डोमिनो इफेक्ट, बज। तो पीटीआई ने बहरहाल इमरान खान की इनकार्सरेशन को और इस केस को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है दुनिया में, यूनाइटेड नेशन से लेके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से लेकर। लेकिन दुनिया की 2 बड़ी पार्लियामेंट। ये बताइएगा, मौजूदा हालात में ट्रंप इंतजामिया का कोई इंटरेस्ट हो सकता है? चले मैं कांग्रेसमैन की बात नहीं कर रहा, हम आ जाते हैं ट्रंप इंतजामिया को, कि असल पावर तो वही हो ना, उनका कोई इंटरेस्ट होगा इमरान खान की रिहाई को लेकर के? देखिए, ये बिल्कुल बड़ा लिटरेट क्वेश्चन है कि क्या पहले तो होता था ना कि कोई इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट की वजह से आप कहीं कोई बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहे हैं, जी तुसी ऐसा नहीं मान लो, असी तो मान लांगे। इस वक्त तो ऐसा कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। अभी तारड़ साहब ने अफगानिस्तान का जिक्र किया, तो देखें कि अफगानिस्तान में वो अब क्या एडवेंचर करना चाहते हैं, क्या डिज़ाइन है, वो जब मजीद अनफोल्ड होंगे तो पता चलेगा। और उसमें फिर उनके सामने एक फरीक होगा इमरान खान, एक फरीक होगी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत। अब इमरान खान ट्रंप के ज़माने में पहले अफगानिस्तान को डील करते रहे हैं, क्या ट्रंप इमरान खान को समझेंगे कि मुझे इनको बाहर ला के इनके जरिए से अफगानिस्तान को डील करना है, या मौजूदा शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। अब ये एक इंटरेस्ट हो सकता है जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितना सब्सटेंशिएट होता है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक चीज देखें, एक चीज याद रखें कि इन्फ्लुएंस जो है ना, वो बाज़ औक़ात इंटरेस्ट के ऊपर सुपरसीड कर जाता है। अगर आए रोज आप अमेरिका में, वहां के थिंक टैंक्स में, वहां के मीडिया में अगर आप ये बात हैमर करते रहे कि एक दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है, एक न्यूक्लियर पावर है, वो क्रॉस रोड ऑफ एशिया के ऊपर फॉल करता है, उसका एक लीडर है जो पिछले 3 साल से विक्टिमाइजेशन फेस कर रहा है, अब कल फिर उसके खिलाफ इद्दत जैसा गलीज केस फिर खोल रहे हैं, ये न्यूसेंस वैल्यू अगर वहां पे बनाते रहेंगे ना, सही, तो कहीं ना कहीं जाके देखिए वो पानी का कतरा भी गिरता है। मुझे याद है ट्रंप की एक वीडियो है, ट्रंप साहब की एक वीडियो है सर, जो कि शायद आपकी नजर से गुजरी हो। अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने गालिबन वो किसी शायद डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे, पाकिस्तानी डेलीगेशन ही होगा। ही स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट इमरान खान एंड ही वाज टोल्ड दैट ही इज इनकार्सरेटेड अंडर सर्टेन रीजंस। तो तारड़ साहब, अब हम एक दफा दोबारा जरा पाकिस्तानी सियासत पे आते हैं कि मोहसिन नकवी का मुलाकात करना ऐसी एक तंजीम के नुमाइंदों से जो एंटी चाइना है, आपको क्या लगता है? वो तो इससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका में क्या खबरें हैं सर, क्या बज़ है इस चीज़ को लेकर के कि पाकिस्तान की तरफ से एक वज़ीर दाखिला यहाँ पे आता है, गो के सियासी मुलाकातें कर रहा है, मगर दफ्तर खारजा इससे बिल्कुल अनजान है, उनको नहीं पता, ये मुलाकातें रेगुलेटेड भी नहीं है वहाँ से, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? देखिए, इसका इम्पैक्ट अभी तक तो नजर नहीं आया, ना इसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई अपनी इस पे राय दी है, ना मीडिया ने इसको पकड़ा है। कोई अगर ये चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है भी
तो कोई लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं डिप्लोमेटिक मिशन की गलती समझूंगा। ये उनका फर्ज था कि नकवी साहब को प्रॉपरली गाइड करते कि किससे मिलना है या किससे नहीं मिलना। लेकिन इस वक्त अगर करंटली देखा जाए तो जो 2-4 बयानात डोनाल्ड ट्रंप साहब के और मार्को रूबियो साहब के आ रहे हैं सामने कि चाइना के साथ वो बिल्कुल सीधे हैं, इस वक्त निगोशिएट कर रहे हैं अपनी टर्म्स के ऊपर। पहले उन्होंने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमेशा आदत है कि इंटरप्टर इन चीफ है वो, उन्होंने काफी शेक अप वर्ड कर दी है। अब 10 सेटल डाउन होने की तरफ जा रही है। 2-3 बयान आ चुके हैं चाइना के हवाले से, और फ्राइडे वाले दिन मार्को रूबियो साहब ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की है। तो मेरे ख्याल में अभी तक उनके रेडार पर नकवी साहब की कोई मीटिंग जो है चाइनीज किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो मेरे ख्याल में नहीं आई है। और यहाँ पे मुझे भी नहीं बिल्कुल इस बात का पता था। अच्छा, मैंने साथ में जरा ये भी बता दें सर कि अमीरबाज साहब ने भी जो एक बात की है कि, और जो मेरा सवाल उनसे था कि क्या इंटरेस्ट हो सकता है ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान में अब अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर के, और चाइना का जो मामला अमेरिका के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें एक अहम किरदार है व्हेन इट कम्स टू सीपैक। अमेरिका को क्या सूट करता है सर, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है और जो अभी सेटअप मौजूदा चल रहा है, अमेरिका और ट्रंप साहब इससे अच्छे से डील कर लेंगे, या उनको इमरान खान चाहिए होगा जब अफगानिस्तान से इनखला के वक्त जब इमरान खान थे? मेरे ख्याल में जिस तरफ और माजी में भी जब भी व्हाइट हाउस के अंदर रिपब्लिकन सदर हुआ है, पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप हुए हैं। और जो करंट सिनेरियो है, अगर देखा जाए अफगानिस्तान की लेंस से, ईरान की लेंस से, तो उसमें आपकी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर कैन सर्व हिम बेटर वर्सेस एनीबडी एल्स। और दूसरा, इमरान खान साहब के बारे में जो तासर जो बनाया जाता है कि तालिबान खान और रिलीजियस जो उन्होंने रियासत मदीना के यू टर्न ले लिए और जिस तरह की दूसरी चीजें हैं, मेरे ख्याल में मुश्किल होगा कि इमरान खान साहब को जरूरत समझा जाए। इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में सबसे बेहतर अमेरिकन इंटरेस्ट को जो सर्व कर सकते हैं वो जनरल आसिम मुनीर कर सकते हैं। सही है, बड़ी आपने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है सर कि जनरल आसिम मुनीर अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं और वो किसी भी किस्म की तब्दीली अमेरिका जो है वो उसकी ख्वाहिश नहीं रखेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। तारड़ साहब, अमीरबाज साहब, आप ही हमारे साथ रहिए। मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी सियासत पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी के इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से अब हाम का शिकार दिखाई दे रही है। एक कदम आगे बढ़ती है तो 2 कदम पीछे चली जाती है। मुज़ाकरात के 3 राउंड हो चले तो बानी पीटीआई ने अचानक जुडिशल कमीशन के क़याम में ताखीर की आड़ लेकर मुज़ाकरात से मुंह मोड़ लिया और फिर अगले ही दिन 28 जनवरी को तयशुदा मुज़ाकरात के चौथे दौर से कबल पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मिलने की शर्त भी रख दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज भी 2 टोक कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बानी पीटीआई ने कहा वही पार्टी का फैसला है। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे और TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दावा किया है कि पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली को अभी तक बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के खात्मे के हवाले से आगाह नहीं किया। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर जो है वो एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। किसी धमकी का या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। कमीशन का जवाब 28 जनवरी की मुज़ाकराती नशिस्त में दिया जाएगा। उन्होंने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी और कहा कि 28 तारीख को आए, बैठे और हमें सुने। हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ को एक तरफ मुज़ाकराती इंतशार का सामना है तो दूसरी जानिब तंजीमी तब्दीलियों की लहर सवालिया निशान बनी हुई। खबरों के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद सूबाई जनरल सेक्रेटरी की भी तब्दीली का ऐलान इम्कान है। ये खबर भी गर्म है कि आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी KPK में अहम जिम्मेदारियां मिल रही हैं। सवाल यह है कि एस्टैब्लिशमेंट से दूर पीटीआई अगर मुज़ाकरात का सियासी दरवाजा भी बंद कर देती है तो आगे का मंजरनामा क्या होगा? क्या तहरीक-ए-इंसाफ तनहा होकर बंद गली में नहीं चली जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या पीटीआई में उखाड़ पिछाड़ कोई मामूल की तंजीमी सरगर्मी है या किसी गैर मामूली कार्रवाई का इशारा? हमारे साथ हमारा मौजूद पैनल मौजूद है। मेहमानों का अब्बास साहब, जनाब साजिद तारड़ साहब और जनाब मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब, गंडापुर साहब को पीटीआई की सदारत से हटाया गया, अब क्या मजीद इम्कान है पीटीआई में तब्दीलियों का? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो ये गंडापुर साहब को हटाया गया, इसके बाद मजीद तब्दीलियां हो सकती हैं क्योंकि इसमें फुकदान है,
इस चीज़ का कि इमरान खान साहब ट्रस्ट कितना करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब पे, और जो पिछली कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि जुनैद अकबर साहब का भी ताल्लुक एक बड़े मुखालिफ ग्रुप से है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि मज़ीद तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ारत आला भी ख़तरे में आ सकती है अगर इमरान खान साहब को मज़ीद ये इस तरह की ब्रीफिंग्स मिली जो कि रिसेंटली उन्हें मिली हैं। और ये अगर देखा जाए तो गंडापुर साहब के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन उनका खैबर पख्तूनख्वा पार्टी सदर से हटाया जाना एक बहुत बड़ी तो मुनीफ साहब, आपको क्या लगता है इन तब्दीलियों से तहरीक-ए-इंसाफ मजीद कमजोर होगी या फिर ताकत पकड़ेगी? देखिए, इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं कि ये पार्टी मजबूत हो, लेकिन लड़ाई ज़रूर बढ़ गई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, क्योंकि बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब एक वज़ारत आला के मनसब पे हैं और उनके पास इख्तियार है, ताकत है, जो कि जुनैद अकबर साहब के पास नहीं है। और ज़ाहिर बात है अनईज़ी भी होंगे, जहाँ गंडापुर साहब है वहाँ जुनैद अकबर साहब भी होंगे, और बहुत से ऐसे काम हैं जो सूबे के अंदर, ज़ाहिर बात है जब हुकूमत होती है तो बहुत से लोगों के काम होते हैं। क्या गंडापुर साहब वो लोगों के काम उतनी आसानी से करेंगे? और जो रिकमेंडेशन पार्टी सदर की तरफ से आएंगी बहुत सी चीज़ों की, क्या गंडापुर साहब उससे फैसिलिटेट करेंगे? ये कवर तो डाला है इसके ऊपर कि नहीं जी गंडापुर साहब की मर्ज़ी से हुआ है। गंडापुर साहब के पास चॉइस क्या थी इसमें अली अमीन साहब के पास? अगर इमरान खान साहब ने फैसला ले लिया तो उन्होंने जवाब यही देना था कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल में इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी बरहम है अली अमीन गंडापुर साहब पे, और पार्टी में जब लड़ाई होती है तो पार्टी मजबूत तो नहीं होती। मैं सर समझ गया आपकी बात। मैं वक्फा लेना यही सवाल, तहरीक-ए-इंसाफ ये तब्दीलियां क्यों कर रही है? तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या किसी तरह की कोई और चाल चली जा रही है, फिर तहरीक-ए-इंसाफ इसको किसी चाल का हिस्सा समझती है? इस पर अमीर अब्बास साहब से भी राय लेंगे और साजिद तारड़ साहब से भी इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अमीर अब्बास साहब, सर अब ये तब्दीली जो आ रही है, क्या आपको लगता है कि इमरान खान का प्लान क्या हो सकता है सर? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के मुकाबले उस शख्स को लेके आना जो पहले से उनका मुखालिफ है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला को भी आप खतरे में देख रहे हैं? देखिए, इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक है जुनैद अकबर की अपॉइंटमेंट वर्सेस अली अमीन गंडापुर। दूसरी तरफ इसका एक और पहलू है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अली अमीन और जुनैद अकबर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इमरान खान। ये पार्टी के अंदर जो इंटरनल मैटर्स हैं ये कुछ मैटर ही नहीं करते ना। जिस शख्स की पार्टी पहले तोड़ दी गई, उसमें से एक नाजायज आईपीपी निकाल दी, फिर एक नाजायज उसमें से उसी को तोड़ के एक परवेज खटक की पार्टी निकाल दी। किस तरह लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पकड़े गए लोग, उठाए गए, मार धाड़ सब कुछ हुआ। तो जब उसकी पार्टी से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और एक नया खून शामिल होता गया, पुराने लोग निकलते गए, नए लोग आते गए, और ये 3 साल का प्रोसेस है, ये मैटर नहीं है। इसका दूसरा पहलू ज्यादा है, मैं उस पर बात करनी चाहिए, और वो ये है कि जुनैद अकबर इमरान खान के उन लोगों में से हैं जो आइडियलॉग हैं, जो 27 साल से इमरान खान के साथ हैं, और वो अग्रेसिव, ये जो अपॉइंटमेंट है ये जाहिर कर रही है कि इमरान खान अब गियर चेंज करने जा रहे हैं। वो अपनी पॉलिटिक्स को एक और थ्रॉटल देने जा रहे हैं, वो मजीद अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, और वो किसी भी सूरत में सबजुगेशन को, स्ट्रैंगुलेशन को कबूल नहीं करेंगे। उनको अगर आखिरी गेंद तक भी रियासत के साथ मुजाहमत करना पड़ी तो जैसे वो पहले 3 साल से सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, वो मजीद मुजाहमत करने के लिए तैयार है, और वो अपनी पार्टी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। वो अपनी पार्टी को उस ढांचे पर लेके जाएंगे जहां उनकी पार्टी जो है वो भी मुजाहमत के लिए तैयार। ये है इसका पहलू असल में। जुनैद अकबर को अली अमीन गंडापुर कोई मैटर ही नहीं करता। आज इमरान खान अली अमीन गंडापुर को हटा देगा, सो व्हाट, क्या हो जाएगा? जो पीटीआई है, याद रखे उसमें जो न्यूक्लियस है, जो सर्कमफेरेंस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इमरान खान है, कोई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो ये लाख तब्दीलियां हो, 2 दिन बात होगी, सो व्हाट, मैटर ही नहीं करता। अल्टीमेटली जो पॉलिसी इमरान खान की होगी पार्टी को वही चलानी है। देखिए ना कितने बड़े बड़े नाम निकल गए। यानी इमरान इस्माइल 90s से, जब इमरान खान ने पार्टी शुरू की थी 96 में, ये वो जो सबसे पहले जो पेडिग्री थी पीटीआई की, जो रियल पेडिग्री थी, उसमें से थे। छोड़ गया, क्या फर्क पड़ गया? अली जैदी
30 साल से इमरान खान के साथ छोड़ गए, क्या फर्क पड़ गया? बेशुमार लोग हैं। अच्छा, आधी पार्टी जो है वो जेल में पड़ी हुई है। आप देख ले, शाह महमूद कुरैशी पार्टी का वाइस चेयरमैन, पार्टी के सदर परवेज इलाही डम करके रख दिया 2 साल से, बात ही नहीं वो उनको करने दे रहे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद पंजाब में उनका बड़ा स्ट्रांग प्लेयर था, तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ को छुड़वा दिया, कुछ को बंद कर दिया, पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अच्छा एक क्विकली मतलब तारण साहब, गो कि आप इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सर शाह साहब सो सॉरी, क्विकली जरा अपना रिव्यू दे दें इसके ऊपर। मैं फिर मुनीफ साहब के पास जाऊंगा और आपसे तारण साहब मैंने जरा मशरिक़ वस्ता पे भी बात करनी है, इस पे जरा अपना क्विक रिस्पॉन्स दे दीजिएगा सर। इस पे क्विक रिस्पॉन्ड ये दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से ग्लोबल वाशिंगटन डीसी में बैठा हूँ और पाकिस्तान को किस लेंस से देख रहा हूँ। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ भिखारी हैं, और इस वक्त इंग्लिश और मैथ के हालात जो पाकिस्तान के अंदर है, कोई भी सियासी पार्टी उनको डिलीवर करने की सकत नहीं रखती। मैं ये समझता हूं कि अगर जिस तरह इस वक्त एक पिक्चर पेश की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास इनकी चाबियां, इस सारे मिसाइल की चाबियां मौजूद हैं, मैं ये नहीं समझता इन्होंने किसी ने आज तक को कंप्रीहेंसिव प्लान दिया है कि टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन किस तरह लेकर आएंगे, एआई बच्चों को किस तरह सिखाएंगे, ज़राअत का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे, आईएमएफ से किस तरह जान छुड़ाएंगे। क्या किसी के पास इन मसाइल का हल मौजूद है? गंडापुर साहब को रिप्लेस कर देने से आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा होगा? एक सिर्फ नाम तब्दील होगा, एक चेहरा तब्दील होगा, लेकिन ये ग्रास रूट इश्यूज की तरफ क्यों नहीं जा रहे? और 77 सालों से एक क्राइसिस से निकलते हैं दूसरे क्राइसिस में। आज भी मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि बच्चे इंग्लिश में ट्वीट करने की सलाहियत नहीं रखते। बच्चे इंग्लिश की ट्वीट को गूगल करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की सलाहियत नहीं रखते। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेलिंग नहीं इनको आते, ये कौन सिखाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, विजन नहीं है सर। मुनीफ फारूक साहब, ये बड़ी अहम बात आपने वैसे की है। हमने हमेशा सियासत को बड़े नैरो कैनवस पे देखा है, ब्रॉडर कैनवस पे देखें तो फिर सबका ही बुरा हाल है वैसे भी। अच्छा फारूक साहब, इमरान खान जो है अगर ये मुज़ाकरात के लिए दोबारा आमादा हुए हैं, लेकिन क्या हुकूमत जो इनका मुतालबा है जुडिशल कमीशन का वो मान लेगी सर? देखिए, हुकूमत जुडिशल कमीशन का मुतालबा मान सकती भी है शायद 26 नवंबर के हवाले से, लेकिन असल मसला TORs के ऊपर है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। ऐसे नहीं होंगे जो हुकूमत जो तहरीक इंसाफ ने उन्हें दिए हैं, और जो हुकूमत बनाएगी TORs वो शायद इमरान खान साहब को कबूल ना हो। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कोई लूला लगड़ा कमीशन बन जाए। अगर बन भी जाता है तो क्या इमरान खान साहब उसे मानेंगे? लेकिन कोई बहुत बड़ी या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मैं कम से कम होते हुए नहीं देखा। और अगर मुतालबा हुकूमत नहीं मानती मुनीफ साहब, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, आज की तारीख में तो मुज़ाकरात इफेक्टिवली ख़त्म है। हाँ, वो अलग बात है, हुकूमत ने एक नशिस्त बुलाई हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो कम से कम आज ये कह रही है कि हम किसी ऐसी नशिस्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो फ़ोटो ऑप्स के लिए नहीं आ सकते, लेकिन इन मुज़ाकरात से वैसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना भी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जो इंटरेस्ट हैं दोनों साइड्स के वो बिल्कुल अपोजिट है। और मुझे नहीं लगता कि कोई कॉमन ग्राउंड हो सकता है अनलेस कि कोई और उन्हें मजबूर ना करे, और वो मजबूरी इस वक्त नहीं है, हुकूमत की भी नहीं है, और तहरीक इंसाफ के साथ तो किसी और का रब्ता उस तरह से है नहीं, ना उनको कोई ऐसा इंसेंटिव दिया गया है तहरीक इंसाफ को कि अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो कुछ बेहतर। अच्छा, जो उन्होंने मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब ने फारूक साहब 28 जनवरी से पहले, उसका क्या होगा सर? देखिए, इमरान खान साहब फ्रैंकली अपने लोगों से मुलाकात करके वो यही उनसे एक फ़ाइनल असेसमेंट लेना चाहेंगे और उन्हें डायरेक्शन देंगे कि अगर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो उनका अगला लाएमल क्या होगा। देखिए, इमरान खान साहब ने अगर जुनैद अकबर साहब को खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया है पार्टी का, तो उसका मतलब है कि इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं नए महाज की, और वो महाज वही होगा कि एक नई लश्कर कशी या एक नया एहतजाज, एक नया लॉन्ग मार्च, कोई ऐसी चीज़ जो कि वो मैस मूवमेंट चलाना चाहेंगे। क्योंकि अगर बात टेबल पर नहीं हो रही तो फिर इमरान खान साहब तो सड़क को गर्म करना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है मुनीफ साहब, इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब, आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साजिद तारड़ साहब, सर आपको तकलीफ मैंने कुछ और लम्हों के लिए देनी है, आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम ट्रंप इंतजामिया की जो मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी है उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकियाँ देने वाले अमरीकी सदर गज़ा के साथ क्या करने का इरादा रखते? क्या वो गज़ा से सब फ़लस्तीनियों को बेदखल करना चाहते? क्या वो सब फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करना चाहते?
गजा को खाली कराना चाहते हैं? क्या अमरीकी सदर गजा की सरजमीन भी इसराइल के हवाले करना चाहते हैं? मसाइब से लड़ने के फलस्तीनियों के जज्बे ने जहां दुनिया भर को हैरान कर रख दिया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात और बयानात से कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। सहाफियों के साथ एक हालिया गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने मिस्र और उर्दन के हुक्मरानों को मुखातिब किया और इनसे कहा है कि वो गजा से मजीद लोगों को भी अपने यहाँ पनाह दें। इसके रद्द-ए-अमल में हमास ने कहा है कि अहले गजा को बेघर करने का मंसूबा नाकाम बनाएंगे। हमास ने कहा है कि वो अमरीकी तजवीज़ को नाकाम बना देगी। टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में हमास ने कहा कि अहले गजा को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर करना जंगी जुराइम की हौसला अफजाई करना है। कि सदर जो बाइडन ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी रोक दी थी, लेकिन ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने के बाद वो बम फराहम करने का अहकामात भी जारी कर दिए। आखिर इस इकदाम और बयान का मतलब है क्या? इस वक्त गजा की 20 लाख आबादी में से 19 लाख बेघर हैं। बेघरी की मुसीबत सहने वाले ये फलस्तीनी अपनी सरजमीन छोड़ने को किसी सूरत भी तैयार नहीं। जंगबंदी के बाद वो उस मलबे की तरफ लौटने लगे हैं जो कभी उनका घर हुआ करता था। उन्होंने अपने तबाह घरों के टुकड़े फिर से जोड़ना शुरू कर दिए। तबाही में से जिंदगी के आसार फिर से फूटने लगे हैं। फलस्तीनी बाआवाज़ बुलंद दुनिया को बता रहे हैं कि अगर इनके घर 10 बार भी तबाह किए गए तो वो इन्हें दोबारा तामीर करेंगे और गजा में ही रहेंगे। आप पहले गजा के अज़्म और हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसराइली बमबारी से एक इमारत की पहली मंजिल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इमारत के अंदर दाखिल होने का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने बाहर से एक सीढ़ी के जरिए पहली मंजिल तक रसाई हासिल की। वहां की दीवार में दरवाजे के लिए जगह निकाली और रिहाइश इख्तियार कर ली। जमीनी मंजिल तबाह हाल है, किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन पहली मंजिल को आबाद कर दिया गया है। यही नहीं, वहां गमलों में हरी कोपरें भी खिलने लगी। किसी फलस्तीनी को अपनी टूटी दीवार की आड़ में भी जगह मिली तो इसने फिर से आबाद कर ली। वहां के बाहिम्मत बच्चों ने तो जंग के दौरान भी मुस्कुराना और खेलना नहीं छोड़ा था। अपने टूटे घरों को लौट कर इनकी शरारतें भी लौट आई। उन्होंने ढलवान की शक्ल में गिरी दीवारों को स्लाइड बना लिया। इनसे पूछा जाता है कि यहाँ मलबे पर खेलना तो बहुत खतरनाक है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो जवाब देते हैं कि क्या करें, यहाँ झूले जो नहीं, खेलते बच्चे तबाह घरों में रखे गमले, इन गमलों में उगा सब्जा, टूटी ईंटों को फिर से जोड़ते हाथ। ये सब पैगाम है कि सरजमीन फ़लस्तीन सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों की है। इन्हें यहाँ से बेदखल करने का हरबा हमेशा ही नाकाम रहेगा। साजिद तारिर साहब, मैं मशहूर हूँ सर फॉर योर पेशेंस। सर, ट्रंप इंतज़ामिया अब गजा को लेकर के क्या पॉलिसी रखती है? क्या मजीद अग्रेसिवली इसराइल की मदद करने का इरादा है? क्या आप गजा को खाली करने का इरादा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा, और इस वक्त 21वीं सेंचुरी में इस तरीके से जो फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ है सारी दुनिया के सामने, और सारी दुनिया ही खामोश रही है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एट द सेम टाइम। और एक दुनिया में बदतरीन मिसाल जो है वो पेश हुई है कि 9 मिलियन लोगों ने किस तरह 8 बिलियन लोगों को यरगमाल आलमोस्ट बना रखा है। लेकिन दो चीजें यहां कहना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। दो चीजों के ऊपर टारगेट होगा मिडल ईस्ट के रिलेटेड, इब्राहिम अकॉर्ड, और दूसरा इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी में लोग कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अमन कायम रखने कर सके तो नोबेल पीस प्राइज की तरफ उनकी नजर होगी। ये दो चीजें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं। अभी ड्यूरिंग अपनी कैंपेन के दौरान इब्राहिम अकॉर्ड और 2 स्टेट पॉलिसी के बारे में उन्होंने कई दफा इस चीज का जिक्र किया है। ये मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। अभी तक तो चैटर रूमर्स हैं कि इजिप्ट, बल्कि उन्होंने बात की है किंग ऑफ जॉर्डन के अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि आइदर दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन मिडल ईस्ट इज अ सेंटर ऑफ द टेंशन एट द मोमेंट। यूक्रेन की जंग और गाजा के हालात। आपको पता होना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, ही इज गोइंग टू द गाजा टू सी एवरीथिंग बाय हिज आईज। और इस वक्त अगर तखमीनों के लिहाज से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम होना, मैं समझता हूं इंसानियत के लिए एक बदतरीन मिसाल है। तो तारड़ साहब, अब जिस तरह से ट्रंप साहब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने यही बात की थी, लेकिन उनके कुछ मुशीर, वो मुशीर जो इसराइल के बहुत करीब है, वो ग्रेटर इसराइल की बात भी करते हैं। क्या, और इसराइल का अपना इरादा भी यही है, क्या अमेरिका को इसराइल का ये एडवेंचर कबूल होगा?
नहीं, मेरे ख्याल में देखें इस वक्त जो फार राइट इजराइल के अंदर जो फार राइट सियासी पार्टियां हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एग्री नहीं करती, और दूसरा अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है फार राइट की वो भी इस वक्त प्रेशराइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और यहाँ ये जरूर याद रखना चाहिए कि अमेरिका के अंदर इजराइल जो है उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अब भारतीय भी आगे आ रहे हैं, लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल इस तरह समझा जाता है कि दे आर गॉड चोजन पीपल और जेरूसलम इज अ रिलीजियस मैटर। लेकिन अफसोस के साथ इस पे मुसलमान, मैं जो एक इस पे मुझे उम्मीद है सऊदी अरेबिया और MBS और इब्राहिम अकॉर्ड, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इन चीजों को अचीव करना होगा तो इस अकॉर्ड के अंदर टू स्टेट सोल्यूशन इसका हिस्सा है, और सऊदी अरेबिया हमेशा रेजिस्ट करता है और वो ये हमेशा इस चीज को कंडीशनल रखते हैं कि फलस्तीनियों के हकूक का ख्याल रखा जाए। तो मुझे उसकी होप जरूर है। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट, जिस तरह पहली दफा थे 1.0 में जब उन्होंने एम्बेसी वहां जेरूसलम में शिफ्ट की थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब उस दौर से अब काफी तब्दील हो चुका। अच्छा, मैं इस पे बात करेंगे, और बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब एक तब्दीली नजर आएगी, मगर सर आते साथ ही वो आर्सेनल जो हवाले करना इसराइल के ट्रंप साहब का, ये भी उन्हीं के सेरा जाएगा। वो क्यों, और आखिर क्या वजह है कि इसराइली लॉबी हर इंतजामिया को इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेती है? ये मैं सर आपसे पूछूंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, हाउ कम, क्या वजह है सर? मुझे आई नो एपैक है, एपैक एक बहुत स्ट्रॉन्ग तंजीम है, क्या यही एक तंजीम है जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को इतना इन्फ्लुएंस करती है? हर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसराइल नवाजी की हदें क्रॉस करती है, और क्या ट्रंप साहब जो है वो अब की बार जेरूसलम अकॉर्ड, ठीक है एक बहुत बड़ा कारनामा था उनका, लेकिन अब की बार गजा का मामला बीच में अटका हुआ है, तो उसको लेकर के ट्रंप कितनी सपोर्ट कर सकते हैं इसराइल की? सबसे पहले तो मैं एपैक का बताना चाहूंगा कि चंद डॉक्टरों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका और ज्यूज का इजराइल का फर्क ये है, अमेरिका के अंदर जितने ज्यूज हैं वो इजराइल को प्रमोट करते हैं, इजराइल की सियासी पार्टियों को प्रमोट नहीं करते। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। अच्छा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के अंदर हर टेक स्टार्टअप जो है वो छोटे से खित्ते से उठ रहा है। दूसरा इस वक्त देखें कि अच्छा, दूसरा आपने असले की बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको असला बेच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो असला सऊदी अरेबिया को बेच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। तीसरा उसमें ये बात करना चाहूंगा, मैंने अपने पहले सेगमेंट में कहा था आपको कि जब तक आप साइंस और मैथ की तरफ तवज्जो नहीं देंगे आप पत्थर के जमाने के लोग बन जाएंगे। तीन चीजें बताना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त पहुंच चुका है AGI, ANI और ASI के ऊपर। इस वक्त अब जो आपकी कैंसर की वैक्सीनेशन निकलने के मोड पे बैठ चुके हैं, आपके बच्चे इंग्लिश में ट्वीट करने की सलाहियत नहीं रखते। लोग, आपकी सियासी पार्टियां जब बच्चों के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो उर्दू में करती हैं। तो आप खुदारा आप देखें, मैं समझता हूं कि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर PhD होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया के ऊपर अपनी ग्रिप जो है उसको सख्त से सख्त तरीन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मॉडल है टू स्टडी, लेकिन इस वक्त हम सीरियस नहीं है। हमारे पास ना सिर्फ इजराइल का मॉडल, हमारे पास सिंगापुर का मॉडल भी मौजूद था, जहां प्राइम मिनिस्टर ली ने एक कानून बनाया था कि जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल की सजा दी जाएगी। हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ एक चीज नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, यही ज्यादती है। आपको नेशनलिज्म की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने पहले भी अर्ज करने, उनके 1.0 पहले दौर से उनका 4 साल बाहर चले जाना, मैच्योर होना, खुद विक्टिम होना, फिर उसके बाद वापस आना, तो बहुत तब्दील हो चुके हैं। वो अपनी हर स्पीच के अंदर कह चुके हैं कि वो पीस मेकर, एज अ पीस मेकर बनना चाहते हैं, दुनिया को यूनाइट करना चाहते हैं, जंगों के खिलाफ हैं। वो जंगों के अहदाफ जो है वो टैरिफ और इकॉनमी के साथ हासिल करेंगे। ठीक है तारड़ साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मगर इंतहाई मशकूर सर कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मजीद वक्त होता मजीद बात भी हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।